नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपना टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों में नंबर 1 है बुद्धि। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 है बुद्धि। बुद्धि कैसी कि साहब तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है या बालक है, उसने विषय वस्तु को सीख रखा है। मतलब किसी भी विषय वस्तु, मतलब किसी भी चीज को, कोई भी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे तार्किक चीज हो, चाहे कौशल से संबंधित हो, कि तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है या बालक है, उसने किसी विषय वस्तु को सीख रखा है, तो वह बुद्धि तीव्र है, इसलिए वह उसे अधिक दिनों तक याद रख सकता है, अधिक दिनों तक याद रख पाता है। और अगर मंद बुद्धि का व्यक्ति है तो जो विषय वस्तु उसने सीखी है उसको कुछ ही दिनों में भूल जाता है। इसीलिए कहते हैं, पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चा घर पे याद करके आया, मुझे सुनाया, पर स्कूल में आकर टेस्ट दिया तो उसमें उसके नंबर अच्छे नहीं आए, क्योंकि उसने जो याद किया, जो विषय वस्तु, उसको अधिक दिनों तक या अधिक समय तक याद नहीं रख पाया। इस प्रकार बुद्धि सीखने को प्रभावित करती है। दूसरी बात है स्वास्थ्य तथा उम्र। कि साहब एक स्वार्च नामक वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक। स्वार्च महोदय ने कहा कि साधारण स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी, साधारण स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी रोगी विद्यार्थी की तुलना में तेजी से सीखते हैं। कि साधारण स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी रोगी विद्यार्थी की तुलना में तेजी से सीखते हैं। याद रखने के लिए स्वा सेम है, स्वास्थ्य का स्वार्च। तो स्वास्थ्य से संबंधित स्वार्च महोदय की जो परिभाषा है कि रोगी धीमा सीखता है, विद्यार्थी मानसिक रोगी भी हो सकता है। और उम्र से संबंधित गिलफोर्ट महोदय ने परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि शैशवा से बाल्यावस्था और बाल्या से किशोरा में सीखने की गति तीव्र होती जाती है। सीखने की गति तीव्र होती जाती है। तो गिलफोर्ट महोदय की परिभाषा है कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बालक के सीखने की गति तीव्र हो जाती है। तो उम्र इसमें छुपी हुई है। तो इस प्रकार अपन स्वास्थ्य तथा उम्र को देख सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है अभिक्षमता। अभिक्षमता से तात्पर्य है क्षमता कितनी है। क्षमता कैसी साहब? क्षमता है वह जन्मजात प्रतिभा है। क्षमता जो है वह जन्मजात प्रतिभा है। और यह जो जन्मजात प्रतिभा है इसे अवसर प्रदान करके और प्रशिक्षण देके इस क्षमता को आप विकसित कर सकते हैं। कि यह जन्मजात प्रतिभा है। अभिक्षमता, भीतरनीत क्षमता, अंतर्निहित क्षमता, जन्मजात प्रतिभा, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। इसे अवसर और प्रशिक्षण के द्वारा संवारा जा सकता है। और ये किस प्रकार की इसमें जन्मजात प्रतिभा होगी साहब? संगीतात्मक भी हो सकती है, संगीत से संबंधित, कलात्मक, किसी कला, हस्त या शिल्प
उससे संबंधित हो सकती है, यांत्रिक मशीनरी से संबंधित मैकेनिक बनेगा आगे जाकर, बचपन में दिख जाता है, दार्शनिक या वैज्ञानिक कि उसके अंतर्निहित गुण बचपन में देख के आइडिया लग जाता है कि इसमें संगीत में रुचि है, कला में रुचि है, मशीनरी में रुचि है, या किसी चीज के बारे में जानने में रुचि है, या विज्ञान में रुचि है। तो अगर उन्हें अवसर और प्रशिक्षण दिया जाए तो वह भविष्य में अपनी कलाओं को निखार सकते हैं। चौथी बात आती है सीखने की तत्परता। तो इसे देखने के लिए थॉर्नडाइक महोदय की एक परिभाषा है कि हमें सीखने की तत्परता है तो हम किसी चीज को तीव्र गति से सीख सकते हैं। मतलब आप में सीखने की ललक है, आप उसे सीखना चाहते हो, तत्पर हो, तो आप किसी चीज को बहुत जल्दी सीख सकते हो कि जिसमें अपन को इंटरेस्ट होता है, तत्पर है, वह अपन बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चों में देखने को मिलता है। और यही परिभाषा होगी थॉर्नडाइक महोदय की। उसके बाद बात आती है 1 2 3 4 5वीं विशेषता अभिवृत्ति। अभिवृत्ति या प्रवृत्ति। अभिवृत्ति या प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि कोई भी बालक है वो सक्रिय या आक्रामक प्रवृत्ति का है, मतलब किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक, लालायित स्वप्रेरणा से, तो वह उसे शीघ्रता से सीख जाता है। और किसी से जबरदस्ती मतलब निष्क्रिय या बेमन से किसी से कुछ काम करवाया जाए तो वह बहुत धीमा सीखता है और अस्थायी सीखता है। इसलिए प्रवृत्ति जो है वह बौद्धिक स्तर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है अधिगम को प्रभावित करने में। बुद्धि के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है अभिवृत्ति। ध्यान दे लेना, बुद्धि के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कारक है अभिवृत्ति या प्रवृत्ति। तो सक्रिय आक्रामक प्रवृत्ति का है, सीखने की ललक है, शीघ्रता से सीखेगा, निष्क्रिय है, बेमन से सीखेगा तो धीमा सीखेगा। उसके बाद है परिणाम तथा प्रगति का ज्ञान। इसमें आप देखिए परिणाम तथा प्रगति में कि जो डेली टेस्ट सिस्टम है, बच्चे को पढ़ाया, उसका टेस्ट लिया, क्लास में पढ़ाने के बाद 5 बच्चों से पूछा, तो फर्क क्या पड़ा कि उसने कितना सीखा है, कितनी उसने प्रगति की है। और ऐसा करने से बालक में भी सीखने की तीव्रता बढ़ती है। जबकि पूरा पाठ पढ़ा दिया, कोई टेस्ट हुआ नहीं, अगला पाठ पढ़ा दिया, टेस्ट नहीं हुआ, बालक याद करना या पूरा ध्यान आकर्षित रखना कम कर देगा। इसलिए परिणाम तथा प्रगति का ज्ञान भी सीखने में सहायक है। उसके बाद आती है 7वीं विधि, क्या 7वां कारक सीखने की विधि। कि साहब सीखने की विधि, बालक 2 तरह से सीखता है, एक तो रटना और एक समझना। अगर वह रटकर सीखता है तो उसे और समझकर सीखता है, इन दोनों में फर्क क्या है कि एग्जाम आया, एग्जाम टाइम में रट रटा के लिख के आ गया, घर आया भूल गया साफ। और अगर उसी चीज को समझ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो उसे वह चीज दीर्घकालीन समय तक याद रहेगी। तो सीखने की विधि भी अधिगम को प्रभावित करती है। उसके बाद बात आती है अध्यापक की। 8वीं विशेषता है अध्यापक की संप्रेषण योग्यता। संप्रेषण से तात्पर्य है कि सामने वाले बालक को वह कितना सिखा पा रहा है, संप्रेषित कर पा रहा है। और अध्यापक जो है वह व्यावसायिक संप्रेषण करता होता है। व्यावसायिक संप्रेषण करता कौन? अध्यापक। क्योंकि पैसों के लिए वह या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान सिस्टम में अध्यापक पढ़ाता है। पुराने समय में भी गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे तो माता पिता अन्न, धन
या उसके लिए आवश्यक चीजों की पूर्ति करते थे अध्यापक के लिए, और परिणाम स्वरूप वह विद्यार्थियों को ज्ञान देता था। तो व्यवसायिक संप्रेषण करता है अध्यापक, और अध्यापक कितना अच्छा संप्रेषित कर पा रहा है वह उसके सीखने पर निर्भर करता है। अब अच्छा संप्रेषण कब कर पाएगा कि अध्यापक की विषय की योग्यता, कि जो चीज अध्यापक पढ़ा रहा है उस चीज पर उसका कितना एकाधिकार है, उसको कितना नॉलेज है। अगर उसका ज्ञान समृद्ध है तो वह उसे उतना ही अच्छा बालकों में संप्रेषित कर पाएगा। इस प्रकार 9 बिंदु, नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 स्वास्थ्य तथा उम्र, नंबर 3 अभिक्षमता जो जन्मजात प्रतिभा है, नंबर 4 सीखने की तत्परता, नंबर 5 अभिवृत्ति या प्रवृत्ति, नंबर 6 परिणाम तथा प्रगति का ज्ञान, नंबर 7 सीखने की विधि, नंबर 8 अध्यापक की संप्रेषण योग्यता, और नंबर 9 अध्यापक का विषय पर अधिकार, योग्यता या अधिकार। ये सब चीजें अधिगम को प्रभावित करती है। अब बात आती है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण मतलब सीखने का ट्रांसफर कैसे हो। ट्रांसफर से मतलब पहले उसने कुछ सीख रखा है, मतलब पूर्व ज्ञान, पूर्व अर्जित ज्ञान, कि उसने पहले से कोई ज्ञान अर्जित कर रखा है, और वह जब नवीन ज्ञान अर्जित करेगा, पहले से ज्ञान अर्जित कर रखा है और नया ज्ञान अर्जित करेगा, तो वह पूर्व ज्ञान जो है वह सहायक भी हो सकता है और नकारात्मक या उसके अनावश्यक, सहायक या विरोध में भी हो सकता है। ऐसे कर दीजिए कि उसका फायदा भी मिले, पॉजिटिव परिणाम भी मिले, या उसके नकारात्मक या निषेधात्मक परिणाम भी मिले। कि पूर्व अर्जित ज्ञान से जब नवीन ज्ञान अपन सीखे तो उस नवीन ज्ञान को अर्जन करने में अगर पूर्व अर्जित ज्ञान जो है वो उपयोगी साबित हो सकता है, अनुपयोगी साबित भी हो सकता है, तो इस प्रकार ज्ञान का स्थानांतरण सीखने में यही कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। अब अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है। पहला है अपना धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण, कि साहब जो पूर्व ज्ञान अर्जित ज्ञान है उससे नवीन ज्ञान सीख रहा है, पूर्व अर्जित ज्ञान उसमें मौजूद है, उसने क्या सीखा, नवीन ज्ञान का अर्जन किया। अब ये जो पूर्व अर्जित ज्ञान है वो नवीन ज्ञान अर्जित करने में सहायक है या उपयोगी है, तो यह उसका धनात्मक परिणाम हुआ स्थानांतरण का। जैसे आपको कार चलाना आती है तो आप उससे संबंधित अनेक कारें चला सकते हैं, अनेक डिजाइन मॉडल चेंज हो गया तो भी आपको कार चलानी आती है तो वो उसमें सहायक होगा। साइकिल चलानी आती है तो मोटरसाइकिल चलाने में आपको इजी रहेगा। जोड़ बाकी गुणा भाग करना आता है तो आप मार्केट में जाकर सामान खरीद सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इस प्रकार पूर्व ज्ञान है वो नवीन ज्ञान में सहायक है, यह है धनात्मक स्थानांतरण। दूसरा है ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या है कि जो पूर्व अर्जित ज्ञान है वह नवीन ज्ञान अर्जित जब किया जाता है तो उसमें क्या करे, वह अनुपयोगी कह दो या विरोधी हो, कठिनाई पैदा करे। नवीन ज्ञान अर्जित करने में यदि पूर्व अर्जित ज्ञान कुछ कठिनाइयां पैदा करे तो वह ऋणात्मक स्थानांतरण या निषेधात्मक स्थानांतरण कहलाता है। कि साहब कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग करना सीख गया कीबोर्ड पर, अब वह इंग्लिश टाइपिंग करने के बाद अगर उसी कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग करना सीखेगा तो उसे परेशानी महसूस होगी। या कोई टाइपराइटर पर टाइपिंग करना जानता है, अब उसे कह दे लैपटॉप चला तो उसमें उसे दिक्कत होगी।
हिंदुस्तान में स्टीयरिंग है वो राइट साइड में होती है, विदेशों में लेफ्ट साइड में। तो हिंदुस्तान में तो ठीक है, परंतु विदेश गया तो राइट हैंड स्टीयरिंग और लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग, ये जो पूर्व अर्जित ज्ञान है वह नवीन ज्ञान अर्जित करने में विरोध उत्पन्न करेगा या परेशानी पैदा करेगा। तीसरा है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण से तात्पर्य है स्थानांतरण की अनुपस्थिति, मतलब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान अर्जित करने में न तो सहायक है, न विरोधी है या कठिनाई पैदा करे, न सहायक न कठिनाई, तो वह है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का मतलब हिंदी का विद्यार्थी ऐसा भूगोल पढ़ना सीख गया, कोई हिंदी का फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, नई चीज है, नया ही सीखना पड़ेगा। और बात आती है एक पक्षीय स्थानांतरण कि साहब एक पक्षीय कि जो शरीर का अंग है, मेरे लेफ्ट हैंड में चोट लग गई या कट गया, तो जितने भी कार्य है जो बाएं हाथ के थे या लेफ्ट हैंड के थे उन्हें भी मैं राइट हैंड से ही करूंगा, तो पूरा का पूरा स्थानांतरण एक पक्ष पे हो गया। जो इस हाथ के कार्य थे वो दूसरे हाथ के कार्य पर अतिरिक्त हो गए, तो यह कहलाता है एक पक्षीय स्थानांतरण। द्विपक्षीय स्थानांतरण कि साहब द्विपक्षीय स्थानांतरण से तात्पर्य है कि शरीर के दो भाग है, दायां और बायां। अगर मैं राइट हैंड से लिखना सीख रहा हूं, ध्यान देना, राइट हैंड दाएं हाथ के मैंने कौशल विकसित कर लिए, तो जो बायां हाथ है जिसने नहीं सीखा है वह भी सीखेगा, मतलब सीखा एक हाथ का, परंतु दूसरा हाथ भी सीख जाएगा। कैसे? मैं राइट हैंड से लिखना जानता हूं तो लिखने का अभ्यास मुझे राइट से है, पर कभी मजबूरी हो गई तो मैं लेफ्ट से भी लिख सकता हूं, चाहे टेढ़ा मेढ़ा लिखो पर लिख सकता हूं। तो यह है द्विपक्षीय स्थानांतरण कि एक हाथ को ज्ञान दिया तो दूसरे हाथ ने भी सीख लिया। उसके बाद बात आती है लंब या ऊर्ध्व स्थानांतरण। लंब या ऊर्ध्व स्थानांतरण से तात्पर्य है कि आपने गणित पढ़ी, गणित में सबसे पहले जोड़, फिर बाकी, फिर गुणा, फिर भाग, इस प्रकार का जो स्थानांतरण है एक के बाद एक लंबवत, स्टेप टू स्टेप, परपेंडिकुलर। और अगर आपको शरीर का ज्ञान है, शरीर के अंगों का पूरा ज्ञान है, तो आप क्या सीख पाएंगे? शरीर के अंगों का अगर आपको ज्ञान है तो आप शल्य चिकित्सा, मतलब आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप शल्य चीरफाड़ करना सीख सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर के कान, नाक, आंख, गला और हृदय, धड़कन, हर चीज का नॉलेज है। इस प्रकार का स्थानांतरण कहलाता है लंब या ऊर्ध्व स्थानांतरण। और अंतिम स्थानांतरण है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण से तात्पर्य है कि साहब आपने एक परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में ज्ञान अर्जित किया, अनुभव मिला और आपने प्रशिक्षण लिया कि आपने हिंदी पढ़ने का भूगोल पढ़ने का आपने ज्ञान अर्जित किया, अनुभव किया, प्रशिक्षण लिया। तो जिस परिस्थिति में आपने सीखा है उसी प्रकार की परिस्थिति, ध्यान रखना कि इसमें परिस्थिति सेम होनी चाहिए स्थानांतरित होने के लिए। क्षैतिज स्थानांतरण में परिस्थिति, जिस परिस्थिति में सीखा वैसी परिस्थिति में आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। कि आपने भूगोल सीखी, क्या सीखा? भूगोल, तो आपको अर्थशास्त्र सीखने में मदद प्राप्त होगी। भूगोल से अर्थशास्त्र सेम परिस्थिति है, दोनों रिलेटेड है, इसलिए इस प्रकार धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण, ऊर्ध्व या लंब स्थानांतरण और क्षैतिज स्थानांतरण समाप्त होता है। कल अपन पढ़ेंगे अधिगम के विभिन्न सिद्धांत शुरू हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।